आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम श्वसन है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्वसन चैप्टर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे के वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको श्वसन चैप्टर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके पूरा देख लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हम आपको बता दें कि अगर श्वसन चैप्टर से संबंधित आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो जितना प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो बिना समय गवाए आप लोग फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जैसे ही लाइव क्लास शुरू हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम आपको बताए थे कि जो जाइलम होता है वह जल का वहन करता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का वहन करता है। तो हम आपको बताए थे कि जाइलम का जो कार्य होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ होता है। हम आपको बताए थे क्योंकि जल का जब वहन करता है तो जल जब धरती के नीचे से लेता है और वह पेड़ पौधे के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचाता है तो जाहिर सी बात है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो ऊपर की ओर होता है। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? रक्त है कि श्वेत ग्रंथि है कि वृक्क है कि अग्नाशय है? हम आपको बताए हैं कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वह वृक्क होता है जिसको कि किडनी भी बोला जाता है। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र हम आपको बताए थे, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। आपको हम यह भी बताए थे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है और बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण का मतलब हम आपको बताए थे कि जो धमनी और शिरा के माध्यम से रक्त का आवागमन होता है उसी को परिसंचरण बोला जाता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। चौथा नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जितने सारे भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी, जिस प्रकार से धमनी और शिरा रक्त वाहिनी होता है उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है, तो इसका सही जवाब बैना केव हो जाएगा। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस में पाए जाते हैं कि 4 बेस में पाए जाते हैं कि 5 बेस में पाए जाते हैं कि 2 बेस में पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त के 100 ml में, यानी कि जब हम लोग 100 मिलीलीटर मानव का खून लेंगे तो उसमें उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होगा। यानी पूछा जा रहा है कि 100 ml खून में कितना यूरिया मौजूद होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 100 ml खून में 20 मिलीग्राम यूरिया मौजूद होता है। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर हम लोग 100 ml खून लेंगे तो उसमें 20 mg यूरिया रहेगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। बहुत बार हम आपको बताए हैं कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। यानी कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल से लेते हैं। जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं वहीं से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। तो आठवां का ए नंबर ऑप्शन जल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 9वां नंबर प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में बताया जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम होता है जो जल का संवाहक होता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का संवाहक होता है। तो भोजन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में है, इसलिए 9वां का ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यदि आप लोग प्रश्न का जवाब जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में फटाफट से बताते चलिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितना जवाब सही बता रहे हैं। और अंत में आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा इतना प्रश्न का जवाब सही हुआ है। चलिए 10वां नंबर देखेंगे, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हम आपको बताए थे कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। 10 का सी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है। रक्त यानी खून का निर्माण होता है, कि ऊर्जा का निर्माण होता है, कि एंजाइम का, कि प्रकाश का। तो जाहिर सी बात है कि श्वसन की क्रिया से खून का तो निर्माण नहीं होता है, एंजाइम का भी निर्माण नहीं होता है, प्रकाश का भी निर्माण नहीं होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि श्वसन की क्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है। प्रकुंचन और अनुशीतलन कहने का मतलब ब्लड प्रेशर को आप लोग जानते होंगे, आपको हम बताए थे 120/80, आपको हम बताए थे, आपको याद भी होगा। तो यह जो 120 है यह प्रकुंचन हो गया, और जो यह 80 है इसी को अनुशीतलन बोलते हैं। आपको याद होगा हम पूरा चैप्टर में आपको बताए थे कि मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, यानी कि 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न, मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग होता है जो किससे संबंधित होता है। ब्रीक यानी कि जो किडनी होता है वह किससे संबंधित होता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि किडनी को उत्सर्जी अंग बोला जाता है, यानी कि यह उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। कुल मिलाकर के 34 या 35 प्रश्न हम आपको बताएंगे जो श्वसन चैप्टर में काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो बस आप लोग 34 प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आपको श्वसन चैप्टर में कभी भी कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए बताइए 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो जाहिर सी बात है कि पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो जो पत्ती हो गया वह प्रकाश संश्लेषी अंग है, इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो सभी जीवों के लिए यहाँ पर बात हो रहा है ना, पेड़ पौधों के लिए तो बात नहीं हो रहा है। तो जीव के लिए तो कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बाष्पोत्सर्जन भी जीव के लिए नहीं होता है, जो चलन हो गया यह भी जीव के लिए नहीं होता है, लेकिन श्वसन तो सभी जीव के लिए अनिवार्य होता है, इसलिए 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एटीपी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो पेड़ पौधों का पत्ती होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र में, यानी कि पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह रंध्र में होता है। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जानते होंगे, आपको हम बताए हैं कि हृदय में दो भाग होते हैं, एक को आलिंद बोलते हैं और दूसरे को नीलय बोलते हैं। लेकिन संपूर्ण शरीर में जो खून का पंप किया जाता है, जो रक्त का पंप किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रक्त फैलता है, वह किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा वह नीलय के द्वारा होता है। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग फेफड़ा मत मार दीजिएगा कि फेफड़ा के द्वारा ही तो होता है। फेफड़ा में दो भाग होते हैं, आलिंद और नीलय, तो यहाँ पर नीलय इसका सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। आप लोग डॉक्टर को देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक मशीन का उपयोग करता है,
उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि उस ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम होता है। तो ध्यान रखिएगा, उस यंत्र का नाम होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैनोमीटर लिखा हुआ है, जो कि आपको इतना नहीं लिखना है, आधा अधूरा हो जाएगा। स्फाइग्नोमैनोमीटर 20 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। आपको हम बताए थे, याद भी होगा, कि अगर हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में कहीं पर भी कट छंट जाता है तो किसी किसी का जल्दी खून नहीं रुकता है और किसी किसी का खून जो है वह तुरंत रुक जाता है। तो यह जो खून जल्दी रुकता है और जल्दी नहीं रुकता है, यह किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है कि मानव के शरीर में कितना प्लेटलेट्स की मात्रा है। यानी कि जिसके शरीर में अधिक प्लेटलेट्स होगा उसका खून जल्दी रुक जाएगा, उसके खून का थक्का जल्दी बन जाएगा, और जिस शरीर में कम प्लेटलेट्स की मात्रा होगा उसका खून जल्दी से नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जख्म को भरने के लिए कौन सा पदार्थ जो है वह ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए लसिका हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि लसिका है वह घाव को भरने में मदद करता है। तो दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या होता है? कॉकरोच, जिसको हिंदी में तिलचट्टा बोलते हैं, आप लोग जरूर जानते होंगे कि तिलचट्टा क्या होता है। तो जो तिलचट्टा होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है? कॉकरोच का श्वसन अंग आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा तिलचट्टा के बारे में ही पूछा जाता है। परीक्षा में भी अगर पूछा जाएगा तो तिलचट्टा के बारे में सबसे अधिक बार पूछा जाता है। तो 22 का सही जवाब ट्रैकिया हो जाएगा। जो तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है वह ट्रैकिया होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? काफी आसान क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा, जिसको गलफड़ा भी बोलते हैं। तो 23 का सी नंबर ऑप्शन, जो कि काफी आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब जानते होंगे कि मछली गिल्स के द्वारा अपना श्वसन क्रिया करती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 जोड़ा। हम आपको बताए थे कि मानव हृदय में 2 जोड़ा कोष्ठ पाया जाता है। 2 जोड़ा कहने का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? अभी अभी हम आपको 1-2 प्रश्न पीछे बताए हैं कि रक्त स्राव यानी कि जब खून बह रहा है तब उसको रोकने में मदद कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? काफी आसान परिभाषा है, हम आपको बताए थे। नेफ्रॉन का परिभाषा हम आपको बताए थे, आपको याद होगा सबसे लास्ट वाले पार्ट में बताए थे कि वृक्क यानी कि वृक्क किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का परिभाषा क्या बताए थे कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन बोला जाता है। इसलिए 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं तो देखने से आपको इतना तो जरूर लग रहा होगा कि यह सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। इतना आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइए। आपको इतना जरूर लग रहा होगा कि जितने सारे भी क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं सारा क्वेश्चन हमें विस्तार रूप से सब्जेक्टिव वाले में सर पढ़ा चुके हैं, इतना आपको मन में लग रहा होगा। तो जरूर आप लोग एक एक प्रश्न का जवाब अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो खुद से भी दे सकते हैं, इसलिए आप लोग फटाफट से जवाब देते जाइए। चलिए एटीपी क्या होता है? जिसका एटीपी का फुल फॉर्म, कुछ लोग एटीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो वे ध्यान रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? तो यह ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का भी होता है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का वाहक भी, ऊर्जा का संग्राहक भी, ऊर्जा का सिक्का भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? श्वसन क्रिया आप लोग करते होंगे, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो आप लोग जब श्वसन क्रिया करते हैं तो बाहर क्या निकलता है? CO2 निकलता है और ऊर्जा। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? CO2 और ऊर्जा हो जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। तो 28 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिका, जिसको कि RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है?
तो लोहा के यौगिक, जिसको आयरन के यौगिक भी बोला जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है लोहा के यौगिक। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि मानव में वहन तंत्र के घटक होते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वहन तंत्र का घटक वृक्क भी होता है, जिसको किडनी बोलते हैं। उसके अलावा त्वचा भी होता है, फेफड़ा भी होता है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव में वहन तंत्र के घटक इनमें से सभी होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। बस क्वेश्चन को उलट करके पूछा जा रहा है। प्लेटलेट्स का मतलब हम आपको बताए थे कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। तो पूछा जा रहा है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, तो रक्त में थक्का होता है, यानी कि 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन दो प्रकार के हम आपको बताए थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसको कि ऑक्सी और अनॉक्सी भी बोला जाता था। आपको ध्यान होगा, ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन बोलते थे और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन बोलते थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन के कारण अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 32 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए फिर से आ रहा है यहाँ पर प्रश्न कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। फिर से एक प्रश्न आ गया जो कि तिलचट्टा से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब 10 जोड़ा हो जाएगा, यानी कि 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो तिलचट्टा होता है उसमें 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि सबसे आखिरी प्रश्न है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन कितना होता है। जिस प्रकार से मानव के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आप लोग जानते होंगे। तो पूछा जा रहा है कि यह जो 4 ऑप्शन दिया गया है, व्हेल हो गया, चूहा हो गया, हाथी हो गया और आदमी हो गया, इसमें सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो इसका सही जवाब चूहा का हो जाएगा। चूहा देखने में भले ही छोटा प्राणी है, लेकिन चूहा की जो हृदय की गति होती है, जो हृदय का धड़कन होता है, वह सबसे अधिक होता है। इसलिए 34 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है, तो चूहा का है। तो कुल मिलाकर के श्वसन चैप्टर में हम आपको 34 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब 34 प्रश्न हम आपको बताए हैं, जो कि 34 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है। इसलिए एक भी प्रश्न को आप लोग मिस मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि अगर श्वसन चैप्टर से संबंधित आपके परीक्षा में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे बेझिझक उसका जवाब बता सकें। चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के प्रश्न हम आपको क्लियर करा दिए। तो श्वसन चैप्टर आपका पूर्ण रूप से आज कंप्लीट हो गया। तो बायोलॉजी में अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, पहला जैव प्रक्रम और दूसरा श्वसन। आपको हम बताए थे कि श्वसन वाला जो यह चैप्टर है, यह भी जैव प्रक्रम में ही आता है, लेकिन हम आपको एक अलग से चैप्टर बना करके बताए हैं, जिससे कि आपको बातें अच्छे तरीके से और अधिक तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना जवाब सही हुआ है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो, मदद मिला हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।